दोस्तों आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस एंड सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट 20 करने वाले हैं। और देखिए आज जो है हमारा 20 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपने बाकी के प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। मैंने जितने भी क्लासेस अभी तक हुए हैं सभी को मैंने सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना दिया है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? दोस्तों उपरोक्त सभी मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, ठीक है। और देखिए मौलिक अधिकार से भी दोस्तों कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों कि भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को प्रारंभ में स्टार्टिंग में कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो प्रारंभ में दोस्तों कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। अब ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 7वां मौलिक अधिकार कौन सा था? तो 7वां मौलिक अधिकार था दोस्तों हमारा संपत्ति का अधिकार। ये भी एक मौलिक अधिकार था। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों कि 7वां जो हमारा मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, इसे कौन से संविधान संशोधन के द्वारा और कब इसे जो है मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया? और ये संविधान संशोधन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आते हैं। संविधान का लिख लीजिएगा इसको, संविधान का 44वां संशोधन के द्वारा, संविधान के 44वां संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को दोस्तों 1978 में एक वैधानिक अधिकार बना दिया जाता है। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में। तो वर्तमान में हमारे कुल 6 मौलिक अधिकार हैं और मौलिक अधिकारों का वर्णन दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत किया गया है भाग 3 में, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। गलत है ये। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष का होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक ना। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा, राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। गलत। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है ये 30 वर्ष निर्धारित किया गया है और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित किया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना निर्धारित किया गया है भारतीय संविधान में, तो 25 वर्ष, ठीक ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि अगर देश का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तब उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष अगर वो राज्यसभा का सदस्य कोई प्रधानमंत्री बनता है तो, और लोकसभा का सदस्य बनता है तो न्यूनतम 25 वर्ष, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित किया गया है, तो चाहे वो उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति हो दोनों के लिए 35 वर्ष। और देखिए जब एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि क्या राज्यसभा के सदस्य भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? तो बन सकता है, ठीक ना। केवल लोकसभा के सदस्य ही प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, दोनों मतलब राज्यसभा के भी और लोकसभा के भी दोनों सदन के सदस्य प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ठीक ना। देखिए तीसरा स्टेटमेंट, राज्यसभा स्थायी सदन है, ये तो सही है, राज्यसभा स्थायी सदन है ये हमें पता है, लेकिन इसके एक मतलब 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। गलत। 1/4 नहीं, 1/3 सदस्य, ठीक ना। 1/4 नहीं, 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक दूसरे वर्ष, ठीक ना, जो है ये अपना मतलब पद छोड़ देते हैं। तो आई होप आप लोगों को काफी कुछ समझ में आया होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। उपरोक्त सभी कथन जो है गलत है। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? दोस्तों राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 डेज तक रोक सकती है और अगर राज्यसभा 14 डेज के भीतर मनी बिल को पास नहीं करता तो ये अपने आप पास माना जाता है, क्योंकि इस पर अंतिम जो निर्णय है ना ये लोकसभा का होता है। लोकसभा अगर पास कर देता है तो ये पास माना जाता है, कोई जरूरी नहीं है कि राज्यसभा भी करे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए दोस्तों लोकसभा को राज्यसभा से ज्यादा शक्तियां प्राप्त है। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह किसके योग्य होगा? पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या अन्य न्यायालयों में एडवोकेट रहा हो। दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 30 वर्ष की आयु हो सकता है। ऑप्शन ए इसका
सही आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, वित्तीय आपातकाल। देखिए वित्तीय आपातकाल से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और राष्ट्रीय आपातकाल से आपके एग्जाम में पिछले साल क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैं आपको बता देता हूं, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे देश में अभी तक कुल कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है, तो 0 बार लगा है। अगर आपसे पूछा जाए कि वित्तीय आपातकाल संविधान के किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, तो 360 के तहत, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, तो संविधान के आर्टिकल 352 के तहत। और जो क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में ये था, पहली बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था, तो पहली बार दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में लगा था, भारत चीन। और दूसरी बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल जो है ना, ये 1971 में लगा था, भारत पाकिस्तान। और तीसरी बार 25 जून 1975 को लगा था, ठीक है, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। ये तो आपने पढ़े होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, यही क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा। वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले, अनुमोदन मतलब यहां पर स्वीकार, उसको सहमति देने वाले, ठीक ना, करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए, तो यह अनुमोदन दोस्तों 2 महीने के भीतर होना चाहिए। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था, ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था दोस्तों 1963 ईस्वी में। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि ये अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, तो देखिए अविश्वास प्रस्ताव दोस्तों हमेशा लोकसभा कह सकते हो, ठीक ना, लोकसभा में ही जो है विपक्षी जो दल होते हैं, ठीक ना, वो लाते हैं। अब ये क्यों लाया जाता है, तो ये दोस्तों बहुमत चेक करने के लिए लाया जाता है, जो सत्ता में जिसकी सरकार होती है। और अविश्वास प्रस्ताव में जो है वोटिंग होता है और चेक किया जाता है कि कितने सांसदों का बहुमत प्राप्त है। अगर बहुमत खो देता है तो सरकार जो है वो मतलब गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद दोस्तों 37 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिलेया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था, इस समिति का गठन दोस्तों किया गया था 1991 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन चमड़ा उत्पादन से है, यह है दोस्तों भूरी क्रांति का संबंध, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला भी जाता है, ठीक ना, चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है, इसे दोस्तों हॉट मनी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है, ये करता है आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है या नहीं था, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था। इससे क्वेश्चन आते हैं, 1 अगस्त, याद कर लीजिएगा, 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। उसके बाद क्या हुआ था दोस्तों, ये घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को, पढ़िए। इसी वजह से दोस्तों गांधी जी ने इस आंदोलन को समाप्त कब किया था, तो 12 फरवरी 1922 को इसे समाप्त कर दिया था, 12 फरवरी 1922 को, इस घटना की वजह से। असहयोग आंदोलन में दोस्तों सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, ये जो है कार्यक्रम शामिल नहीं था, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दांडी मार्च या फिर कह सकते हो नमक की करके विरोध में जो यात्रा शुरू की गई थी, कि समाप्ति किस तिथि को हुई थी, शुरुआत कब हुआ था दोस्तों, 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा की। कहां से हुई थी, तो गांधी जी के साबरमती आश्रम से, और समाप्त हुआ था दांडी में, ठीक ना। और समाप्त कब हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को। गांधी जी के जीवन काल में घटी निम्नलिखित घटनाओं का काल क्रम सही नहीं है, मतलब कौन सा सही नहीं है, यही पूछा गया है। देखिए ये वाला सही नहीं है, ऑप्शन डी। बाकी ये याद कर लीजिएगा, पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जैसे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, पूना समझौता कब हुआ था, ये किनके बीच हुआ था, तो गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है ना, ये पारित हुआ था 8 अगस्त 1942 को, लेकिन ये शुरू हुआ था 9 अगस्त 1942 को। इसमें कंफ्यूजन होते हैं स्टूडेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था, यह किया गया था दोस्तों 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को, 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को किया था। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया दोस्तों, सती प्रथा का जो उन्मूलन है ये किया गया था 1829 के नियम 17 के द्वारा। देखिए दोस्तों एग्जैक्ट डेट आप लोग याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है
कि सती प्रथा का उन्मूलन या सती प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? तो लॉर्ड विलियम वेंटिक ने, ठीक है, लॉर्ड विलियम वेंटिक ने जो है इस पर प्रतिबंध लगाया था। समाप्त हुआ था एग्जैक्ट डेट 4 दिसंबर 1829 को, 4 दिसंबर 1829 को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? ये जाता है दोस्तों लॉर्ड एल्गिन प्रथम। त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? इसमें दोस्तों पल्लव राजवंश शामिल नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं दोस्तों? उत्तर दिशा में। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? चतुर्थ बौद्ध संगीति में। देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगीर में। द्वितीय कहाँ हुआ था? तो ये दोस्तों वैशाली में। तृतीय पाटलिपुत्र में। और फोर्थ जो था ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और फिफ्थ जो है ये उज्जैन में हुआ था। 5 बौद्ध संगीति हुए हैं, ठीक है ना। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई, मतलब मोक्ष की? ये ऋजुपालिका नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? इसके संस्थापक है दोस्तों मखली पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? ये दोस्तों शाहजहां के शासनकाल को, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो। मुगल काल में मुहतसिब कौन था? ये मुहतसिब दोस्तों आचरण अधिकारी को कहा जाता था। दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था? ये संबंधित था दोस्तों सैन्य विभाग से। वसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? ये थे दोस्तों अकबर के, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर कौन सुमेलित नहीं है? ये दोस्तों ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? 38वीं समानांतर रेखा दोस्तों स्थित है उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? ये है दोस्तों ऑप्शन बी, जलने पर ज्यादा से ज्यादा अपशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना। ये एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है, ठीक है ना। बाकी सभी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए विटामिन के की कमी से तो आपको पता ही है दोस्तों रक्त का थक्का नहीं जमता। ये हमने ट्रिक में याद करे थे, मैं आपको बता देता हूँ ट्रिक। और देखिए विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। अब 2 चीजें तो हमें मैच हो गया। अब विटामिन B7 और विटामिन B12 इनमें से हमें देखना है। तो देखिए विटामिन B7 से दोस्तों बाल कमी से जो है बाल झड़ने लगते हैं, विटामिन B7 से। और विटामिन B12 प्रनासी अरक्ता ऑप्शन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इसे याद करने की एक मैंने शॉर्टकट ट्रिक बनाया है, ठीक ना। अगर आप इसे ध्यान से समझ लेते हो तो कभी नहीं भूलोगे। देखिए विटामिन ए की कमी से क्या होता है दोस्तों? रतौंधी होता है। तो रा को मैंने आर से डिनोट कर दिया है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है। तो बा को मैंने बी से डिनोट कर दिया है। और सी से स्कर्वी होता है, तो इस तरीके से डिनोट कर दिया। सी से डिनोट कर सकते हो। और डी से रिकेटस होता है। ट्रिक क्या बताऊंगा। और ई की कमी से बांझपन और के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, ये तो पता है। ट्रिक हमारा ए आर बी वी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेटस, ई की कमी से बांझपन और के की कमी से रक्त थक्का नहीं जमता। ए आर बी वी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेटस और ई और के दोनों याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? देखिए दोस्तों खगोलीय दूरी होता है ना, खगोलीय दूरी में क्या होता है? आपसे अगर पूछा जाए कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो खगोलीय दूरी मापने की, मतलब जैसे पृथ्वी से सूर्य के बीच दूरी मापने की। और एक होता है दोस्तों पारसेक, पारसेक भी खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पारसेक और प्रकाश वर्ष इन दोनों में से सबसे ज्यादा दूरी मापने की कौन सी इकाई है, तो आपको बताना है पारसेक, ठीक ना। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की जो इकाई है दोस्तों ये है गैलेक्टिक इकाई। गैलेक्टिक इकाई प्रकाश वर्ष और पारसेक जो है ये पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी ज्ञात करने की है। और तारों के मध्य गैलेक्टिक इकाई। 32, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? इस रोग का नाम है दोस्तों वर्णधनता, जिसे हम इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है, ठीक है ना। और यह निम्नलिखित में से किसका वहन करता है? ये दोस्तों ऑक्सीजन का वहन करता है। मैंने आपको हीमोग्लोबिन के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया है इससे पहले वाली वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं?
इसे कहा जाता है दोस्तों गुप्त उष्मा। ठीक है ना। निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता? ये नहीं पाया जाता है दोस्तों जीव द्रव्य में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है, यह है दोस्तों जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे। बाकी विटामिन ए का सभी अच्छे स्रोत हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इनमें से 2-3 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आए ही है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए ना। देखिए, प्रतिरोध जिसे हम इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं, इसको ओम में मापा जाता है। और अगर पूछा जाए किस उपकरण से मापा जाता है, तो प्रतिरोध को ओम मीटर के द्वारा मापा जाता है। विद्युत प्रवाह या विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक आपको पता है एम्पियर होता है, और जिस यंत्र से मापते हैं उसे हम एमीटर कहते हैं। ठीक ना। बल का ऐसा ही मात्रक आपको पता है दोस्तों क्या होता है, न्यूटन होता है। और शक्ति शक्ति या पावर का ऐसा ही मात्रक वॉट होता है। अब आप लोग चेक कर लीजिए कौन सा सही आंसर होगा। ए का हो गया हमारा फोर्थ, बी का हो गया हमारा पहला, शायद बी होगा। बी ही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं में से सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? इनमें सबसे कम घनत्व वाला जो तत्व है दोस्तों, ये है लिथियम।